आज की 12th बायो क्लास में आपका स्वागत है। आज 12th बायो में अपन नेक्स्ट चैप्टर पादप जल संबंध पढ़ेंगे। इसमें जो है पादप का जल के साथ किस तरह से संबंध रहता है और जल पादप के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए जो विभिन्न घटनाएं पादप के अंदर होती हैं उन घटनाओं के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जल क्या है। जल पादप के लिए किस तरह से जरूरतमंद है। पहला पॉइंट आता है कि जल जो है वो सजीवों का प्रमुख घटक होता है। कोई भी सजीव हो उसमें जल जो है एक सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि इसकी जो सभी जैविक क्रियाएं हैं वो सभी जैविक क्रियाएं जल के माध्यम से ही संपन्न होती हैं। सजीव में कोशिका जो एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और उस संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो है वो कोशिका के जीव द्रव में संपन्न होती है। तो कोशिका के जीव द्रव में जो सारी क्रियाएं हो रही है, जैविक क्रियाएं या अन्य क्रियाएं हो रही है, तो वह जल के माध्यम से ही संभव है। अतः हम कह सकते हैं कि जल के बिना जो है सजीव का जीवन संभव नहीं है। अतः जल के इम्पोर्टेंस बहुत ही जरूरी है। तो जल में कई प्रकृति होती है जिसके द्वारा ये जैविक क्रियाएं पूरी करने में समर्थ होता है। जैसे ध्रुवीय प्रकृति, हाइड्रोजन बॉन्ड, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, इसका पीएच उदासीन पीएच है यानी 7 पीएच है, और इसका उच्चतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठोस द्रव गैस स्थिरांक जो है इसके लिए विशिष्ट जो विशेषताएं हैं ये होती हैं। ध्रुवीय प्रकृति पदार्थ के साथ मिलकर के ध्रुवीय प्रकृति शो करता है, जिससे परिवहन विसरण की क्रिया होती है। H बॉन्ड दूसरे पदार्थों से H बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। तो इस तरह से जल जो है जैविक क्रियाओं के लिए अपनी इन विशेषताओं के साथ ये क्रियाएं पूरी करता है। देन नेक्स्ट आता है कि जो जैविक क्रियाएं हैं, इन जैविक क्रियाओं के साथ साथ जीव द्रव में, कोशिका के जीव द्रव में अन्य रासायनिक क्रियाएं जैसे भौतिक रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं। वो भौतिक रासायनिक क्रियाओं में विसरण, डिफ्यूजन, परासरण, ऑस्मोसिस, पारगम्यता, परमेबिलिटी, जीव द्रव कुंचन, प्लाज्मोलिसिस, अंतःशोषण, इम्बाइबिशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जीव द्रव में जैविक क्रियाओं के साथ साथ कुछ अन्य भौतिक रासायनिक क्रियाएं भी पादप में संपन्न होती हैं। तो अब इन भौतिक रासायनिक क्रियाओं को हम एक एक करके देखेंगे कि ये किस तरह से पादप के अंदर होती है। अब सबसे पहला आता है विसरण। विसरण, डिफ्यूजन। विसरण जैसा आप नाम से जानते हैं कि फैलना। जैसे ही हम अमोनिया की बोतल को खोलते हैं तो अमोनिया गैस बाहर वातावरण में फैल जाती है, विसरित हो जाती है, फैल जाती है। तो यह विसरण का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है पानी से। ये तो है गैसीय अवस्था, ये है गैसीय अवस्था। दूसरा है द्रव अवस्था के अंदर पानी का बड़ा गिलास है और उस गिलास में शाही की, नीले रंग की शाही की गोली या पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको आप जानते हैं कि MnO4 कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम पानी से भरे गिलास में डालते हैं तो जैसे ही ये डाला आपने और इससे जो है ये फैलने लगता है और फैल करके क्या होता है, इसके रंगीन कण जो है पानी के कणों के साथ मिल करके अंदर घुलते जाते हैं और पानी का रंग क्या हो जाता है, रंगीन नीला बन जाता है। ये रंगीन विलयन बन गया। तो यह क्या हुआ है,
विसरण के द्वारा पानी की अंदर जो गोली डाली है, पानी का उच्चतम सांद्रता होती है और गोली की सांद्रता जो है वो पानी से कम है। अतः ये पानी के अंदर जो है इसके कण क्या हुआ, पानी की ओर इसके कण होते थे। पानी के कण जो है इस गोली के कणों के साथ मिल रहे हैं और बाद में क्या होंगे, ये विलय हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। तो ये किस माध्यम से हो रहे हैं विलय, विसरण के माध्यम से विलय हो रहे हैं। अर्थात यह पदार्थ के कण जो है, इन पदार्थ के अंदर कणों में गतिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा के दौरान ये कण जो है गतिमान करते हैं और गतिमान करके ये विलयन, रंगीन विलयन बनाते हैं। तो इस तरह से हम विसरण को समझ सकते हैं। इसी तरह से आगे देखेंगे अपन पादप के अंदर भी किस तरह से विसरण होता है। जो अब यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि पानी की उच्चतम सांद्रता होती है, यानी कि अधिक सांद्रता होती है और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ के कणों का गमन विसरण कहलाता है। क्योंकि हमने देखा कि पानी के अंदर दूसरे पदार्थ के कण आकर के घुल जाते हैं और घुल करके पानी की सांद्रता को कम कर देते हैं। क्योंकि उसकी सांद्रता कम है तो पानी की सांद्रता को कम कर देते हैं और यह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कणों का गमन जो है वो विसरण कहलाता है। विसरण ठोस, द्रव, गैस, आयनों सभी में समान होता है, किंतु दर इनकी अलग अलग होती है। क्योंकि जैसा कि हमने देखा अमोनिया की बोतल खोलते हैं तो ये क्या है, गैसीय अवस्था में अमोनिया है और उसको जैसे बोतल खोलते हैं तेजी के साथ गैस जो है बाहर निकलती है। विसरण जो है इसमें दर जो है अधिक है। फिर पानी के अंदर हम देखते हैं तो ये पानी के अंदर विसरण की दर जो है इससे गैस से कम होती है। इसी तरह से ठोस को ठोस के साथ रखा जाए तो उसके में विसरण की दर और भी कम होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पदार्थ के आयनों के अंदर तो विसरण की दर समान है, किंतु आयनों के अंदर तो विसरण की प्रकृति जो है वो समान है। विसरण हो रहा है इनमें, प्रकृति समान है, लेकिन इनकी दर जो है वो अलग अलग होती है। अतः हम कह सकते हैं कि विसरण जो है अलग अलग दर से, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग दर से जो है मिश्रित होता है। यानी पानी के अंदर विसरण कम होगा बजाय गैस के और ठोस के अंदर विसरण कम होगा बजाय गैस और द्रव के। अब नेक्स्ट आता है कि अगर एक तंत्र में दो या दो से अधिक पदार्थ है तो उसमें विसरण किस प्रकार का होगा। उसमें विसरण के लिए जब एक पदार्थ उसमें विसरित हो रहा है तो दूसरा पदार्थ उसके लिए अप्रभावी होगा, उसका उसमें कोई रोल नहीं होगा, वह उसका प्रभाव नहीं दिखाएगा। अतः यह स्वतंत्र विसरण कहलाता है। विसरण की दर जो है वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, अपनी अपनी दर अलग होती है, वह स्वतंत्र विसरण कहलाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विसरण जो है वो पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन जो है वो विसरण कहलाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक आता है तापमान।
विसरण बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर विसरण की दर बढ़ती है, क्योंकि जो पदार्थ है, पानी के अंदर पदार्थ है, वो पदार्थ के कण जो है वो अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त करेंगे, और अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो उसमें दर भी बढ़ जाएगी, जल्दी से विसरित होने लगेगा, गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा अधिक होगी और विसरण की दर में वृद्धि होगी। देन नेक्स्ट दूसरा है विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व। विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व जो है वो विसरण की दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विसरण की दर पदार्थ के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो पदार्थ के घनत्व के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तीसरा है विसरण की दाब प्रवणता। विसरण की दाब प्रवणता पदार्थ के विसरण की दर जो है वह दाब प्रवणता अधिक दाब प्रवणता से कम दाब प्रवणता की ओर जो है विसरण बढ़ता है, यानी अधिक दाब प्रवणता कम विसरण की दाब प्रवणता अधिक दाब प्रवणता से कम दाब प्रवणता की ओर, यानी जब अधिक सांद्रता है तो अधिक सांद्रता में दाब प्रवणता उस पर विपरीत दिशा में दाब लगाया जा रहा है, वह दाब भी अधिक होगा और वह दाब धीरे धीरे क्या होगा, उसकी सांद्रता के साथ कम होते होते उसकी प्रवणता भी कम हो जाएगी। तो अधिक दाब प्रवणता से कम दाब प्रवणता की ओर विसरण जो है वो होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कारक इसके हैं। अब इसके बाद आता है महत्व, विसरण का पादप के लिए महत्व।
महत्व में आता है सबसे पहले O2 व CO2 का आदान प्रदान। O2 और CO2 यानी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का पादप व वायुमंडल के बीच आदान प्रदान का कार्य जो है वो विसरण के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल से जल वाष्प निकलना। वायुमंडल में जल वाष्प निकलना। पादप के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जल जो है वो पादप के शरीर से पत्ती के द्वारा बाहर निकलता है और विसरण के द्वारा जो है वो वायुमंडल में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है खनिजों का अवशोषण। खनिजों का अवशोषण भी विसरण द्वारा होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि पादप में जड़ होती है और जड़ के द्वारा पानी और खनिज पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर पानी और खनिजों का जो है जल के साथ खनिजों का विसरण होता है जड़ के अंदर। जड़ की मूल रोम की कोशिकाओं में मूल रोम के अंदर जल का अवशोषण होता है, विसरण के द्वारा अवशोषण होता है और ये पदार्थ जो है आगे जो विसरित होकर के पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जल जो है पादप के लिए अति आवश्यक एक घटक है, जिसके द्वारा पौधे में विभिन्न भौतिक रासायनिक क्रियाएं होती है। उनमें से एक क्रिया विसरण की है जो इस प्रकार से अपन ने देखी थी। इसके बाद पारगम्यता, परासरण, जीवद्रव्य कुंचन आदि क्रियाएं हैं, उसे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।